हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जगत मोनारा के बारे में। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग कि वर्गीकरण क्या होता है और वर्गीकरण कितने प्रकार का था। तो जो हमने जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा, हमें पता है कि आर्यभट्ट ने सभी जंतुओं को, सभी जीव जगत को 5 वर्गों में या 5 वर्गों में विभाजित किया है। वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमला। तो आज उसी में जो वर्गीकरण है, 5 जगत वर्गीकरण, उसमें से सबसे पहला जो जगत है मोनेरा, हम आज उसका अध्ययन करेंगे। जगत मोनेरा, मोनेरा के अंदर सभी जो होते हैं, सभी जीवाणु होते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये सभी कैसे होते हैं? सूक्ष्म जीवी, जो हम लोग आँखों से नहीं देख सकते। ये लगभग सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जैसे कि जल, लवणीय मृदा, स्थल, गर्म जल स्रोतों में, जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों आदि में पाए जाते हैं। यानी जो मोनेरा में है, सभी बैक्टीरिया यानी जीवाणु जो हैं वो सभी आवासों में मिल जाते हैं। वो हमें जल में मिल सकते हैं, लवणीय मृदा यानी खारी मिट्टी में, गर्म जल स्रोतों में, गर्म पानी के जो झरने होते हैं उनमें, जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में। परजीवी यानी जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, बल्कि किसी के शरीर में रहकर या शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन, उन्हीं के भोजन को ग्रहण करके या उन्हीं को खाकर अपना भोजन करते हैं। तो कुछ परजीवी ऐसे होते हैं कि किसी की जो है जंतु या पौधे के शरीर में रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थ आदि में पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ यानी कोई अगर जंतु मर गया है, कोई पौधा अगर मर गया है, कोई पानी अगर कहीं से बह रहा है, सड़ रहा है, उस समय भी काफ़ी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है। अब है जीवाणु को अनेक प्रकार, उनके आकार के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है। तो पहला है गोलाकार, दूसरा है दंडाकार, तीसरा कोमाकार और चौथा है सर्पलाकार। यानी अगर जितने भी बैक्टीरिया जो गोल आकार में है, पहला है गोलाकार यानी गोल आकार वाले बैक्टीरिया, दंडाकार जो डंडीनुमा आकार में है, कोमाकार नाम से पता लग रहा है जो कोमा के आकार के हैं, सर्पलाकार स्पाइरलम यानी जो सर्पल सांप के जैसे हैं या स्प्रिंग जैसे हैं, गोलाकार को कहते हैं कोकस बैक्टीरिया, दंडाकार को कहते हैं बैसिलस, कोमाकार को कहते हैं विब्रो और विब्रियम और सर्पाकार को कहते हैं स्पाइरलम। इनकी डायग्राम भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, जो ये फर्स्ट डायग्राम है ये है कोकस। तो ये फर्स्ट है कोकस। एक जब रहता है तो कोकाई कहते हैं, बहुत सारे हों तो कोकस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलाकार वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं ये क्या है? कोकस। फिर ये है बैसिलाई। ठीक है, बैसिलस एक को कहते हैं, बैसिलस बहुत सारे हो तो ये छड़ी नुमा आप देख सकते हैं, ये बैसिलस है। तीसरा जो हमने बोला सर्पिल आकार वाला स्पाइरेला, ये है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लैजिला है, जिसको पक्षाम भी कहते हैं हम लोग। फिर ये है विब्रो जो कोमा आकार के बैक्टीरिया है। तो अब आपको आकृति से शायद समझ आ गया होगा कि बैक्टीरिया की ये 4 मुख्य प्रकार हैं। अब बैक्टीरिया जितने संरचना में सरल दिखते हैं, व्यवहार में उतने ही जटिल होते हैं। कैसे? इनका जो है ये बहुत ही सरल है, दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, लेकिन इनका व्यवहार उतना ही जटिल है क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। इनका जो पोषण है वो स्वपोषी व विषम पोषी प्रकार का हो सकता है। स्वपोषी मतलब अपना खाना स्वयं बना सकते हैं ये लोग, इनमें क्षमता होती है कि ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। विषम पोषी यानी किसी और पे उस निर्भर रहते हैं अपना भोजन के लिए, या किसी और को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया जो हैं, या हम बोल सकते हैं कुछ जीवाणु जो हैं,
वो कैसे हैं? रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो रासायनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव को हम बोलते हैं जीव रसायन संश्लेषी। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो रसायनों से भी अपनी ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, और प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। विषमपोषी जीव परजीवी या मृत्यु जीवी आदि हो सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, अभी अब मैंने कहा सपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो खाना खुद कब बना पाएंगे? तो कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की सहायता से वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना खुद बनाते हैं। जो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? जीव प्रकाश संश्लेषी। जो रसायन से खाना बना रहे हैं अपना, उनको बोलते हैं रसायन संश्लेषी। विषमपोषी यानी जो जीव या तो दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर है, या वो किस प्रकार का हो सकते हैं? परजीवी। परजीवी वो होता है, मैंने फिर से बता दी हूँ, जो किसी जीव या पौधे के शरीर पर रह रहा है या शरीर के अंदर रह रहा है और अपना पोषण उससे ग्रहण कर रहा है। या फिर वो मृतजीवी हो सकता है, यानी मृत जो है जीव, उसकी बॉडी पे यानी उसके शरीर पर पूरा आश्रित हो अपने पोषण के लिए। ठीक है, अब आते हैं जो मोनेरा है। मोनेरा है, उसके अंदर आते हैं, क्या आते हैं? आर्की बैक्टीरिया। उसके अंतर्गत आते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये भी जीवाणु है। तो अगर हम उसका मोनेरा का वर्गीकरण करें या फिर हम आगे बात करें तो उसमें आते हैं आर्की बैक्टीरिया। अब ये आर्की बैक्टीरिया क्या है? तो ये जो है आर्की बैक्टीरिया, एक मिनट, आर्की बैक्टीरिया जो हैं ये विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे अत्यधिक ताप, ऑक्सीजन की कमी, उच्च दाब, उच्च लवणता, उच्च अम्लता आदि में रहने में सक्षम होते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया, हमने बोला बैक्टीरिया सभी जगह रह सकता है। तो जैसे आर्की बैक्टीरिया की यहाँ बात हो रही है, तो जितनी भी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तापमान, वहाँ पे भी ये रह सकता है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे भी ये रह सकता है। उच्च दाब हो यानी प्रेशर हो, उच्च लवणता यानी जहाँ पे खारापन ज़्यादा हो, उच्च अम्लता यानी एसिडिटी जहाँ पे ज़्यादा हो, एसिड ज़्यादा हो, वहाँ पे भी रह सकता है। यानी एक तरह से जो आर्की बैक्टीरिया वो सभी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पे अन्य नहीं रह सकते वहाँ पे ये रह सकता है। और ये कितने प्रकार का होता है वो हम पढ़ते हैं। तो पहला है मैथेनोजेंस। ठीक है, मैथेनोजेंस यानी ये दलदली जमीन, ये जुगाली करने वाले अर्थात रुमिनेंट पक्षियों की आंत्र में पाए जाते हैं। तो ये मैथेनोजेंस कहाँ मिलते हैं? हमने कहा या तो दलदली ज़मीन पे, कहाँ मिल रहे हैं? दलदली ज़मीन पे, या फिर कहाँ मिल रहे हैं? जुगाली करने वाले जंतुओं में, जिनको हम बोलते हैं रुमिनेंट्स। और जुगाली कौन कौन करता है? गाय, बकरियां, भैंस आदि। तो इनकी आंत्र में क्या पाया जाता है? मैथेनोजेंस। ठीक है, इनके गोबर से मीथेन उत्पादित करते हैं। अब इनकी आंत्र में जो रहती है मैथेनोजेंस, ये किस में सहायक रहता है? मीथेन बनाने में। इसलिए जब ये जंतु जब गोबर करेंगे तो इनके गोबर में क्या होगा? मीथेन। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गोबर है उसको ईंधन की तरह प्रयोग में किया जाता है। दूसरा है हेलोफिल्स। आर्की बैक्टीरिया का जो है हेलोफिल्स, हमने कहा आवास के आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हेलोफिल्स क्या हैं? ये अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो बिल्कुल खारी जगह में रह पाते हैं, खारी जो पानी या उसमें रह पाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हेलोफिल्स। ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो खारे पानी में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेलोफिल्स। तीसरे प्रकार का है जिसको बोला जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। क्या कहा जाता है? थर्मो एसिडोफिल। और ये जो है थर्मो यानी आप थर्मामीटर से लगा सकते हैं कुछ, अगर आपको लर्न करना है तो, कि ये अत्यधिक ताप और निम्न पीएच के गर्म झरनों में पाया जाता है। यानी बहुत ज़्यादा तापमान होगा वहाँ पे भी रह सकते हैं, और बिल्कुल लो प्रेशर होगा यानी पीएच होगा, एसिडिटी वगैरह बहुत कम होगी,
वहाँ पे भी ये जो है एसिडिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे भी ये पाया जा सकता है। यानी जो थर्मो एसिडोफिल है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे यानी अत्यधिक ताप पे और बहुत कम पीएच में भी ये पीएच वाले झरनों, गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं। अब दूसरा जो है हमारा वो क्या है, यो बैक्टीरिया। देखिए कंफ्यूज नहीं हो गएगा। मोनेरा है, मोनेरा के एक हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं, यू बैक्टीरिया। ये दोनों किस में आ रहे हैं, मोनेरा में ही आ रहा है। ये मोनेरा की ही जो हम बोल सकते हैं सब किंगडम यानी उसी के अंदर आने वाले जगत हैं। तो पहला हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया और दूसरा पढ़ा हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है हमारा यू बैक्टीरिया। अब ये जो यू बैक्टीरिया जो है ये क्या है, वास्तविक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अगर देखा जाए तो एक्चुअल बैक्टीरिया कौन से हैं, ये यू बैक्टीरिया हैं, जिनमें कठोर पेप्टिडोग्लाइकन कोशिका भित्ति भी होती है। और इनके अगर चारों तरफ देखा जाए तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है, कठोर पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। और इनमें क्या खास बात होती है, इनमें जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे इनके नाम है यू बैक्टीरिया में, जो साइनोबैक्टीरिया इनका सदस्य है उसमें क्या होते हैं, पादपों की तरह पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, ठीक है। अतः ये प्रकाश संश्लेषी सपोषी होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में भी पौधों की तरह क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और पौधों में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित होने से क्या होते हैं, वो हरे कलर के होते हैं। और हरे कलर के होने के कारण वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जहाँ पे भी उनको प्रकाश मिलता है वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया में भी पौधों की तरह, पादपों की तरह क्या होता है, पर्णहरित पाया जाता है और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसलिए ये कैसे हैं, स्वपोषी, अपना खाना खुद बना रहे हैं तो कैसे हैं, स्वपोषी, ठीक है। फिर ये साइनोबैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं, कॉलोनीय तथा तंतुमय जीवाणु हैं जो जल व स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। कॉलोनी यानी गुच्छे में होंगे, एक कॉलोनी बना के रहते हैं झुंड जैसे, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया है वो कैसे, कॉलोनियल है और तथा तंतुमय हो सकते हैं। उनमें कुछ तंतु हो सकते हैं जो जल और स्थल दोनों जगह पाए जा सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया ज़मीन में भी मिल सकते हैं, प्लस ये कुछ पानी की उसमें भी मिल सकता है। प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। और इनकी खास बात क्या है, साइनोबैक्टीरिया की क्या लिखा है, प्रदूषित जल, जो पानी सड़ रहा है, गंदा है, वहाँ पे बहुत जल्दी जो है साइनोबैक्टीरिया जो है वो फलते फूलते हैं। इनकी कॉलोनियाँ प्राय जलनुमा आवरण से घिरी रहती हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया की खास बात होती है कि इनकी जो कॉलोनी, हमने कहा ये कॉलोनी में रहता है या फिर ये कैसा है, तंतु में। तो इनकी जो कॉलोनियाँ हैं वो कैसी हैं, जलयुक्त आवरण से आपको आवृत मिलेगी। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक व एनाबेना अपनी विशेष कोशिकाओं, जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं, द्वारा पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। ऐसे कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जिनका नाम है नॉन स्टॉक और एनाबेना, ठीक है। उनमें एक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट, ठीक है। हेटेरोसिस्ट के द्वारा जो वातावरण में जितनी भी नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ये साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि जो पादप है यानी पौधा है वो सीधे सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकता, उसको चेंज फॉर्म में चाहिए, यानी उसको सरल रूप में ग्रहण कर सकता है। तो नाइट्रोजन को अगर वो नहीं ले सकता तो या उसको चेंज किया जाता है नाइट्रेट या अमोनिया फॉर्म में, तब पौधा उसको ग्रहण कर पाता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक तरह से ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है यानी वातावरणीय नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, उसका स्थिरीकरण करता है प्रकृति से, पर्यावरण से। तो एक बार हम देख लेते हैं नॉन स्टॉक का डायग्राम होता कैसे है। ये देखिए, ये एक नॉन स्टॉक का डायग्राम है और इसमें आप देख रहे हो ये स्पेशल टाइप की सेल है, ये पर्पल कलर के आपको दिख रहे होंगे, इनका नाम है हेटेरोसिट। और आप देख रहे होंगे बाहर एक ब्लू कलर की लाइन दोनों तरफ दी गई है। हमने कहा ना इस पे आवरण रहता है, इस पे जेलीनुमा आवरण रहता है। तो वो जेलीनुमा यानी म्यूसिलेज शीट जो रहती है आप देख पा रहे हैं, इसके चारों तरफ आवरण रहता है। और ये किस फॉर्म में है, एक कॉलोनी के रूप में, दिख रहे हैं बहुत सारे हैं। और इसमें दो जो है ये हेटेरोसिस्ट है,
जो क्या किस में सहायक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। ठीक है। अब कुछ रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइड, अमोनिया को ऑक्सीकृत करके उनकी मुक्त ऊर्जा का प्रयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ऐसे कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो कैसे अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, रसायन से। तो जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है, जो रसायन से अपना भोजन बना रहे हैं, वो काफ़ी अकार्बनिक पदार्थ, इनमें कार्बन नहीं है, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनिया, उनको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकृत कर देते हैं, और उनसे जो ऊर्जा मिलती है उनका प्रयोग एटीपी उत्पादन में करते हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि जीवाणु जो है विभिन्न पोषकों जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अनेक बैक्टीरिया जो है मनुष्य की जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पे हमने बात की कि हमने कहा कि जो है जीवाणु है, जो जीवाणु है वो विभिन्न पोषकों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। पुनर्चक्रण अपने काफ़ी सारे चक्र पढ़े होंगे, जल चक्र, कार्बन चक्र, अगर याद हो छोटी क्लासेस में। तो ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के पुनर्चक्रण में भी ये सहायक रहते हैं सारे जीवाणु। कुछ जो जीवाणु है वो मनुष्य की जीवन संबंधी गतिविधियों में भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि दूध से दही बनाना। दूध से अब डेली आप देखते ही हैं, दूध से क्या बनता है, दही। और जो दही बनने की प्रक्रिया है वो किसके कारण होती है, एक बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या है, लैक्टोबैसिलस। उससे क्या बन रहा है, दूध से दही बन रहा है। काफ़ी सारे प्रतिजैविकों के उत्पादन में, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स, काफ़ी जब आप बीमार होते हैं या कई सारे जो हैं उनको रोकने के लिए क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स। तो ये एंटीबायोटिक्स एक्चुअली क्या हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं। फिर लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। लेग्यूम यानी दाल वाले पौधे, आपने देखा होगा ये जो दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कुछ लेग्यूम्स होते हैं, कुछ गांठें होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो आपने देखा है कि दाल के जो पौधे हैं, लेग्यूम यानी दाल वाले पौधे, जैसे चने हुए और दाल के पौधे, उनकी जड़ों में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। ये जो ग्रंथियाँ होती हैं ये वातावरणीय जो नाइट्रोजन है उनका स्थिरीकरण करने में सहायक होती है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये उनको हेल्प करता है या मदद करता है इस स्थिरीकरण करने में। दूसरा है, कुछ बैक्टीरिया, ऐसा तो नहीं है सारे जो बैक्टीरिया वो अच्छा काम ही करते हैं, कुछ जो होते हैं वो नुकसानदायक भी हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे हैं, रोगजनक हैं, जो बीमारी करते हैं, जैसे कि जो मनुष्य और फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं में विभिन्न बीमारियां फैलाकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। तो अभी हमने कहा ना सारे तो अच्छे नहीं हैं, कुछ क्या होते हैं, बीमारी या रोग फैलाते हैं। तो ऐसे ही हैं जो मनुष्य की भी काफ़ी बीमारियां फैलाते हैं, फसलों में बीमारियां हो जाती हैं, कुछ जानवरों में हो जाती हैं जैसे फार्म वाले या पालतू पशुओं में। तो वो बीमारियां हैं जैसे हैजा, टाइफाइड, टेटनस, ये हमें होती हैं। ऐसे जंतुओं में भी काफ़ी जो बीमारियां हैं उनमें भी ये बैक्टीरिया जो है काफ़ी बीमारियां फैलाते हैं। अब है जीवाणुओं में जनन। अब है जीवाणुओं में जनन। तो जीवाणुओं में जनन कैसे होता है, कोशिका विभाजन द्वारा। पहले है कोशिका विभाजन द्वारा, समझाने की जरूरत ही नहीं है, एक कोशिका से दो कोशिका हुई, दो से तीन हुई। तो पहला है जीवाणु में जनन कैसे हुआ, कोशिका विभाजन द्वारा। दूसरा है, अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो इनमें जनन किसके द्वारा हो रहा है, बीजाणु द्वारा। जैसे अगर आपने देखा होगा कई सारे फल ऐसे रहते हैं जिनमें बीज क्या स्फुटित होते हैं, फूट के निकलते हैं। मैं इसको उससे लिंक मत कीजिएगा जीवाणु से, मैं सिर्फ एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ, एग्जाम्पल समझा रही हूँ।
तो वैसे ही जो विपरीत परिस्थितियों में जो जीवाणु होते हैं उनमें काफ़ी सारे बीजाणु होते हैं, तो बीजाणु के रूप में ये अपनी जो है जनन करते हैं। इनमें लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है, तो वास्तविक लैंगिक जनन तो नहीं होता है कि यहाँ जो एक नर युग्मक हो एक मादा युग्मक हो, ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, आद लैंगिक प्रजनन संयुग्मक द्वारा होता है। आदि यानी पुराने टाइम में जब नए नए कोशिका और ये सब बनने लगे थे, तो वहाँ पर जब नर और मादा में विभेदन नहीं था कि अलग अलग नहीं थे, तो उस समय क्या होता था, जो जनन है वो किस प्रकार का होता था, संयुग्मन। तो बैक्टीरिया में जो संयुग्मन है वो इस प्रकार का होता है। ये देखिए, अगर ये बैक्टीरिया एक सेल है, ये बैक्टीरिया का एक सेल है, कोशिका है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो ब्रिज की तरह काम करता है। और यहाँ पर जो इसका जो है आनुवांशिक पदार्थ है यानी डीएनए है, वो इसमें भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसमें से आधा इसमें चला जाता है, ऐसे करके 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पुराने तरह का जो है आज जनन, जिसको संयुग्मन कहते हैं, उसकी तरह भी अपना जनन करता है। तो उसमें ये क्या करता है, देखो मैंने लिखा भी है, आद लैंगिक प्रजनन संयुग्मक द्वारा होता है जिसमें एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है। तो हमने देखा कि जनन मुख्यतः कितना रूप से हो रहा है, 3 रूप से। अगर अलैंगिक है तो कोशिका विभाजन, विपरीत परिस्थितियां हैं तो बीजाणु द्वारा, और लैंगिक प्रजनन है तो संयुग्मक द्वारा। ठीक है, अब है एक और प्रकार जो है जो मोनेरा में आते हैं, वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा ये भी कुछ विशेष प्रकार का है और इससे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा ये कैसे होते हैं, बहु आकृतिक, कई सारी आकृति वाले होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं कि हम नग्न आँखों से यानी ऐसी आँखों से हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते उनको आँखों से। ठीक है, हमें माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे। ये कोशिका भित्ति रहित होते हैं, इनमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है, तभी तो वो कैसे हैं, बहु आकृतिक। इसमें कोशिका भित्ति नहीं है तो डिफरेंट शेप्स ले लेगा, है ना, आकार ले लेगा, इसलिए ये कैसा है, बहु आकृतिक, बहुत सारी आकृतियों वाला। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ये कैसे हैं, सबसे छोटे जो हैं जीवित, अभी तक के सबसे छोटे जीवित कोशिका हैं। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो है PPLO। इसका फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इनकी खास बात क्या है, ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, और ये जंतु और पादप में रोगजनक हैं, इनसे रोग ही फैलते हैं, ये रोग फैलाने में ही सहायक होते हैं। और ऑक्सीजन के बिना कैसे रह सकते हैं, तो आप देखते हैं जहाँ पानी सड़ रहा हो, गंदा हो, है ना, वहाँ जब बदबू आ रही है वहाँ पे क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है, तो ऐसे जो है वहाँ पर क्या पाया जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर से। हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे क्या आ रहे हैं, जीवाणु जो सूक्ष्म जीवी हैं। ठीक है, हमने कहा वो सभी आवासों में मिलते हैं। आकार के आधार पर वो कितने प्रकार के, 4, गोलाकार, दंडाकार, कोमाकार और सर्पलाकार। फिर हमने कहा कि संरचना उनकी जितनी सरल है वो उतनी ही जटिल है। पोषण के आधार पर अगर बात की जाए तो वो तीनों प्रकार के, सपोषी भी हैं, विषमपोषी भी हैं, मृत्युजीवी भी हैं, और रासायनिक जो है रासायनिक संश्लेषी भी हैं। अब मोनेरा के अंतर्गत पहला क्या आया सदस्य, आर्की बैक्टीरिया, जो विपरीत परिस्थितियों में रह सकते हैं, अत्यधिक तापमान में रह सकता है। ठीक है, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा मैथेनोजेंस, जो कहाँ रह सकता है, दलदली ज़मीन में। और सबसे मेन जो है हम बोल सकते हैं रोमिनेंट पशु, यानी जो जुगाली करते हैं उन पशुओं की आंत्र में, और आंत्र में रहने के कारण वो क्या बनाते हैं, मीथेन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा है हेलोफिल। हेलोफिल कहाँ रहते हैं, अत्यंत लवणीय, खारी उसमें अत्यंत लवणीय क्षेत्र में। थर्ड है थर्मोएसिडोफिल, जो कहाँ रहते हैं, अत्यधिक ताप में और निम्न pH में। फिर अगला सदस्य आया मोनेरा में यूबैक्टीरिया,
तो हमने इसमें पढ़ा कि वास्तविक बैक्टीरिया हैं और इनके बाहर क्या होती है, कठोर पेप्टिडोग्लाइकन कोशिका भित्ति होती है। इसमें हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, जो कि इसमें इनमें क्या होती है, पर्णहथेली यानी क्लोरोफिल ए होता है। ये कॉलोनियों में रहते हैं, तंतुमय हो सकते हैं। इनमें हमने देखा नॉनस्टॉक का डायग्राम, जिसमें क्या खास बात थी, हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं थी, जिसके कारण ये क्या कर रहा था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा था। फिर हमने देखा कि ये कुछ क्या है, रासायनिक संश्लेषी भी हैं। फिर हमने देखा कि ये सारे यूज़फुल में नहीं है, कुछ हानिकारक भी हैं। यूज़फुल किस वे में है, दूध से दही बनता है, एंटीबायोटिक बनते हैं। दाल वाले पौधों की जड़ों से उनके लेग्यूम यानी उनकी जड़ों में होते हैं, उनकी ग्रंथियों में, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। फिर देखा हमने जीवाणु में जनन, तो कैसे हो रहा है, कोशिका विभाजन द्वारा, बीजाणु द्वारा और लैंगिक प्रजनन द्वारा। और लैंगिक प्रजनन कैसे हो रहा है, संयुग्मन प्रकार का। फिर आए माइकोप्लाज्मा, तो हमने कहा बहुत सूक्ष्म होते हैं, सबसे छोटे जीवित कोशिका है। इनकी बहुआकृतिक होती है क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति रहित होते हैं। इनका दूसरा नाम पीपीएलओ है, यानी प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, रोग जनक हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।